हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के कब्जे में आया चाबहार पोर्ट, खुश हुआ अफगान तालिबान, कराची का जिक्र कर पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। जी हां, बताएंगे क्या कहा, तो वहीं बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाहौर जाकर चेक करके आया हूं पाकिस्तान की ताकत, यकीन मानो अल्लाह तौबा तौबा चिल्ला रहे थे पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा बयान दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहीं निशिकांत दुबे का सबसे बड़ा ऐलान, 400 सीटें क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पाकिस्तानियों का हुआ वीडियो वायरल, कहने लगे हम सब हिंदुओं की औलाद है, मुगलों ने हमको मुसलमान बनाया था। जी हां दोस्तों, आपको भी सुनवाएंगे, आप भी सुनकर कहेंगे वाकई में ये स्वीकार करें। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो सबसे पहले लाइक का बटन सामने उसको दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर भारत के कब्जे में आया चाबहार पोर्ट, तो खुश हुआ अफगान तालिबान, कराची का जिक्र करके पाकिस्तान को दे दिया कड़ा संदेश। जी हां, तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत को मिलने का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तालिबान ने कहा है कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम हो जाएगी। यही नहीं, तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर समर्थन किया है और उसका मानना है कि इससे अब अफगानिस्तान में आर्थिक स्थिरता में आएगी और फायदा होगा। तालिबान सरकार अब चाबहार में एक विशेष जोन बनाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किया जा सके। तालिबान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच साल 2023 में व्यापार 77 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाहौर जाकर चेक करके आया हूं खुद से कि पाकिस्तान की क्या ताकत है, यकीन मानो अल्लाह तौबा तौबा चिल्ला रहे थे पाकिस्तानी। जी हां, कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने टीवी चैनल इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूं। वहां पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर पाकिस्तान से क्या डरना, किसी जमाने में तो वो हमारा ही हिस्सा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरह 2015 के उस वाक्य का इशारों में जिक्र किया जब वो अचानक ही लाहौर चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान से लौटने के दौरान लाहौर में उतरे थे और तत्कालीन नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उनसे मुलाकात की थी। उनकी ये यात्रा 25 दिसंबर को हुई थी, जिस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी होता है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान नवाज शरीफ की मां को उपहार भी दिए थे। उनकी इस यात्रा की खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी के अचानक दौरे को पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल के तौर पर देखा गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये जवाब दिया है कि यकीन मानो उस समय भी पाकिस्तान की हालत ऐसी थी कि हाय तौबा अल्लाह तौबा चिल्ला रहे थे। ऐसे में वाकई में इन्होंने जो ये बयान दिया है पाकिस्तान में तो तहलका ही मचने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपना ही हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था, लेकिन क्या हमने इस हिस्से को अलग करके सही किया या गलत? कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा होगा शेयर करिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि आपको वहां पर सबसे पहले अपडेट हम दे सकें। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने फॉलो कर लिया। तो वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा ऐलान, कहा 400 सीटें संविधान बदलने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने के लिए चाहिए। जी हां, बता दें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट सेट किया गया है। पार्टी की तरफ से नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी एनडीए के नेता हर रैली में यह नारा दे रहे हैं। इस नारे को लेकर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें चाहती है ताकि संविधान और आरक्षण खत्म किया जा सके और तानाशाही लागू की जा सके। तो वहीं अब झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी नेता निशिकांत दुबे ने बताया है कि आखिर उनके दल को 400 सीटें की आवश्यकता क्यों है। निशिकांत दुबे का कहना है कि एनडीए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए ताकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाया जा सके। निशिकांत दुबे ने एक्स पर यह बात लिखी, आप भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या बीजेपी को 400 लोकसभा की सीट पाकिस्तान के कब्जे में इस जम्मू कश्मीर के हिस्से को भारत में लाने के लिए आवश्यक है, ये लिखा गया है निशिकांत दुबे के द्वारा। तो वहीं बता दें लोग भूखे मर रहे लेकिन शहबाज शरीफ की शोबाजी में कोई कमी नहीं। जी हां, फिर निकले भीख मांगने यूनाइटेड अरब अमीरात। जी हां, पाकिस्तान में आर्थिक संकट अपने चरम पर है। लोग आटे के लिए मारा मारी कर
रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता हर महीने किसी न किसी देश का दौरा करने निकल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि दौरा करने में क्या खर्च आता है, लेकिन उनको शोबाजी से फुर्सत मिले तब ना। जी हाँ, ज्यादातर इन दौरों का मकसद इन देशों से आर्थिक मदद मांगना ही होता है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक और देश से पैसा मांगने निकल पड़े हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रवाना हुए, यानी यूएई के लिए रवाना हुए हैं। सरकार के बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आतरिक, मंत्री मोहसिन नकवी, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक फातेमी शामिल। इस यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति के साथ व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगे। यानी कि सोशल मीडिया पर फिर भीख मांगने निकले शहबाज शरीफ काफी ज्यादा वायरल होता नजर भी आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के पूर्व कर्नल की मौत पर फलस्तीनी पीएम की पीएम मोदी और जयशंकर जी को चिट्ठी, जिसमें लिखा इजरायली सेना ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। जी हाँ, फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते गाजा में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत के लिए इजराइल के रक्षा बल जिम्मेदार थे। 16 मई को लिखे पत्र में पीएम मुस्तफा ने गाजा में चल रहे इजरायली हमले को नरसंहार का युद्ध बताया। उन्होंने लिखा कि लोगों की जान बचाने और रक्तपात को रोकने के लिए गाजा में तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में फलस्तीनी प्रधानमंत्री मुस्तफा ने लिखा कि मैं इजरायली सेना के द्वारा भारतीय अधिकारी वैभव अनिल काले की दुखद हत्या पर अपनी गहरी संवेदना जताना चाहता हूं। काले गाजा में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और राफा में वो संयुक्त राष्ट्र की साइन वाली गाड़ी से जा रहे थे, जिस पर हमला कर उन्हें मार दिया गया। ऐसे कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतक के परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरे भारत के साथ है। साथ ही साथ बड़ी अच्छी खबर आपको बता दे, पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर नाइट विजन गॉगल्स यानी कि NVG का उपयोग करके एक विमान को सक्सेसफुली लैंड करवाया। इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने खबर साझा करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स C-130J विमान ने पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर नाइट विजन गॉगल्स की सहायता से सफल लैंडिंग की। पूर्वी क्षेत्र में भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से शामिल है। ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की भी देख रेख करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आप लोग कांग्रेचुलेशंस कहना बिल्कुल मत भूलेगा भारी मात्रा में। तो वहीं बता दें, हम सब हिंदू की औलाद है, मुगलों ने हमको मुसलमान बनाया था। जी हाँ, पाकिस्तानियों का ये कहते हुए वीडियो हुआ वायरल। बता दे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं कि यहाँ के मुसलमान अरब से नहीं आए हैं, ना ही ये तुर्की से आए हैं। कई बार टीवी डिबेट में DNA टेस्ट की भी बात सामने आती है। अब पाकिस्तान के मुसलमान भी अपने को हिंदुओं की औलाद कहना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही पाकिस्तानियों का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। कनेरिया रिसर्च नाम के YouTube चैनल ने ऐसे बयानों का एक पूरा वीडियो तैयार किया है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि अब पाकिस्तान के मुसलमान भी अपने पूर्वजों को हिंदू बताने लगे हैं। पाकिस्तान से निर्वासित दिवंगत तारिक फतेह को इस वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान तो इस्लाम को मानते ही नहीं, ये लोग अजीब किस्म के मुसलमान हैं। ये ना भारत की संस्कृति को मानते हैं, ना ये फारस की संस्कृति को मानते हैं। आखिर भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे ना। पाकिस्तानी पत्रकार के साथ बातचीत में भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस धर्म में लोग सलाम करते हैं यानी सलामती की दुआ मांगते हैं, वही लोग दूसरे लोगों के कमर में छुरा मारने का काम करते हैं। हर्षवर्धन जैन ने कहा कि भारत में करीब 1200 मंगोलियन आए थे, बाबर भी मंगोलियों का वंशज था। इसी के बाद भारत में मुसलमान हुए। ये मुसलमान या तो डर की वजह से कन्वर्ट हुए या लालच में हुए। अब इस पर आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। जहां पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि वो उनके पूर्वज हिंदू थे, वो बस मुगलों की औलाद ने उनको मुसलमान बनाया। तो वहीं आपको बता दें, भारत की ओर फिर टेढ़ी आंख करके कनाडा डराने की कोशिश कर रहा है। रिपुदमन सिंह के बेटे की जान को बड़ा खतरा बताया गया। जी हां, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत सरकार पर एक और साजिश का आरोप लगाया है। कनाडा पुलिस को लगता है कि भारत रिपुदमन सिंह मलिक के बेटे की हत्या करवा सकता है। रिपुदमन सिंह पर
1985 में हुए एयर इंडिया के विमान में विस्फोट का आरोपी था। 2022 में रिपुदमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा पुलिस ने रिपुदमन के बेटे की जान को खतरा बताया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि हरदीप मलिक की जान को खतरा हो सकता है। हरदीप कनाडा के सरे में रहता है। तो वहीं बता दें, एक और जंग का सामना करेगी दुनिया। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की बहुत बड़ी धमकी। दरअसल इजराइल पर एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन का गुस्सा फूटा है। इंटरनेशनल बेनेवोलेंस अवार्ड के कार्यक्रम में बोलते हुए एर्दोआन ने गाजा युद्ध में किए गए वॉर क्राइम पर इजराइल की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने गाजा में इजराइल हमलों में हो रही गाजा वासियों के नुकसान को इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार बताया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर गाजा में इजराइल को नहीं रोका गया तो दुनिया एक और बड़ी लड़ाई का सामना करेगी। एर्दोआन यही नहीं रुके, उन्होंने इजराइल को आम और मदद देने के लिए देशों को भी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर बोलते हुए कहा कि जो देश मानव अधिकारों पर दूसरे देशों को भाषण देते हैं वही देश इजराइल को सहायता प्रदान कर गाजा में नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं बता दें, बड़ी खबर लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की है नजर। 7 समुंदर पार की भविष्यवाणी ने बताया कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसा होगा भारत का भविष्य। आपको बता दें, भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच राजनीतिक जोखिम अनुसंधान और परामर्श फर्म यूरेशिया समूह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की होगी जीत और भाजपा को लेकर भविष्यवाणी किया। यूरेशिया समूह ने चुनाव में भाजपा के लिए 305 + 10 गठबंधन से यानी कि कुल 315 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी की है। यूरेशिया समूह के संस्थापक इयान ब्रेमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने 5 साल पहले जो देखा था उससे वास्तव में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा कि बाकी दुनिया के परिप्रेक्ष्य से भारत वो अर्थव्यवस्था है जिसने लंबे समय तक खराब प्रदर्शन किया है लेकिन अब काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इयान ब्रेमर ने कहा ये एक ऐसा देश है जो लंबे समय तक आंतरिक रूप से केंद्रित था लेकिन अब ये क्षेत्र एक वैश्विक लीडर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में 7 समुद्र पार इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके हिसाब से भाजपा कितनी सीट जीत सकती है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं ताइवान को सजा दे रहा चाइना, चारों तरफ से चीनी सेना को घेर डाला। जी हाँ, चीन की सेना ने गुरुवार को ताइवान को चारों तरफ से घेर दिया। ताइवान के चारों तरफ 2 दिवसीय व्यापक दंड अभ्यास शुरू किया है। इसमें उनकी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल भाग ले रहे हैं। चीन ने ये अभ्यास ऐसे वक्त में किया है जब स्वयं शासित द्वीप ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने देश पर चीन की संप्रभुता के दावे को नकार दिया है। बता दें कि चीन ताइवान पर अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। बीजिंग का कहना है कि वो एक दिन ताइवान को चीन में 100% मिला लेगा, भले ही इसके लिए ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़ जाए। जी हाँ, ऐसे में बीबीसी के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी अभ्यास को तर्कहीन उकसावे के रूप में निंदा बताया है। चीन ने पिछले 1 साल में बार बार ताइवान को लड़ाकू विमानों और नौसेना के जहाजों से घेरने का रिहर्सल किया है। तो वहीं बता दें, मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो। जी हाँ, अपनी चेकिंग पर भड़के कांग्रेसी यूपी अध्यक्ष अजय राय। बता दें, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अपनी गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी लेने की मांग की। अजय राय ने कहा है कि मुझे तलाशी देने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रत्याशी होने के नाते अगर मेरी तलाशी हो रही है तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी और हवाई जहाज की तलाशी होनी चाहिए, वो भी इस समय प्रधानमंत्री की जगह एक प्रत्याशी हैं। अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी का उन्हें समर्थन मिला हुआ है। वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार की रात उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, अखिलेश यादव ने राजा भैया के लोगों को प्रतापगढ़ में इशारों में थैंक यू बोला। कहा जो नाराज रहते थे वो भी साथ आ गए। जी हाँ, यूपी में लोकसभा का चुनाव अंतिम 2 चरणों में पहुंचने के साथ ही बेहद रोमांचक हो गया है। समाजवादी पार्टी को राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का समर्थन मिलने से जहां भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव गदगद हो गए हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के लिए सभा करने पहुंचे तो राजा भैया की पार्टी का झंडा और टोपी देखकर इशारों में थैंक यू भी बोल दिया। इस दौरान सपा के मंच से ही जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारे भी लगे। अखिलेश ने यहां तक कहा कि जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे अब वो भी साथ आ गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।